MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास का इकाई 4 विविधता और बहुवाद को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। तो इसमें हम लोग पाते हैं कि भारतीय राजनीति के अधिकांश पुराने विश्वास, यह सही है कि जो कुछ भी भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो मान्यताएं थी, जो विश्वास थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आधुनिकता के दौर में बहुत सारी अंधविश्वास, रूढ़िवादी, सामंतवादी जैसी तमाम व्यवस्थाएं न केवल समाप्त हो रही है बल्कि लोग भी आगे की ओर अग्रसर है। लेकिन इन सबों में लोकतंत्र का विचार ही एक ऐसा विचार है जो आज भी बनी हुई है, जीवित है, टिकाऊ है। और यह लोकतंत्र का विचार आज समाज को जीवंत बनाए हुए है, लोगों में चेतना जगाए हुए है, लोग इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं। हालांकि अगर हम ये देखें कि उपनिवेश काल के बाद जैसे कि एशिया और अफ्रीका के कई सारे राज्य जो एक ही समय आज़ाद हुए, जो ब्रिटिश के अधीन थे, वे आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि कई एक देश रहे जो लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया में काफ़ी जद्दोजहद करते रहे। भारत के बगल में, भारत से अलग होकर एक देश पाकिस्तान है जो भूमंडलीकरण के वर्तमान समय में अगर देखें तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। और हालांकि इस सब मामलों में भारतीय भाग्यशाली हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं कि एक सुंदर सुव्यवस्थित संविधान के तहत आज यहाँ लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण संभव हो सका है, क्रियान्वयन हो रहा है, विविधता का सम्मान हो रहा है, बहुवाद को समर्थन दिया जा रहा है। हालांकि भारत में जो लोकतंत्र की स्थिति है, इसे औसत उपलब्धि हम नहीं मान सकते, इसे एक अच्छी उपलब्धि मान सकते हैं। विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर हम देखें कि जितनी विशाल लोकतंत्र है, विशाल जनसंख्या है, और इस विशालतम जनसंख्या के साथ साथ विविधतापूर्ण स्थिति है। जाति की बात करें, रंग की बात करें, रूप की बात करें, आर्थिक की संदर्भ की बात करें, क्षेत्रीयता के संदर्भ में बात करें, भाषा के संदर्भ में बात करें, कई एक दृष्टि से विविधतापूर्ण स्थिति है। इन सब के बावजूद विशेष करके अगर उपनिवेशवाद की समाप्ति के दौर का बात करें, आज़ादी के समय की बात करें, 50 के दशक की बात करें, तो उस समय के बाद से लोकतंत्र को स्थापित करना मामूली उपलब्धि नहीं रही। और अगर देखें तो जो एक उत्तरदायी उदारवादी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो सब कारक चाहिए, वो भारत में उस समय तो कमी थी, नहीं थी। यही कारण रहा कि जब भारत में पहली बार लोकतंत्र स्थापित किया गया, चुनाव की परिकल्पना की गई, तो विश्व भर के लोगों ने अंदेशा लगाया कि यहाँ लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता शिक्षित नहीं है, जनता साक्षर नहीं है, जनता को अनुभव नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत में साक्षरता का अभाव था, औद्योगिकरण का अभाव था, और लोकतांत्रिक चेतना भी नहीं थी। इन सब के बावजूद लोकतंत्र सफल हुआ। लोकतंत्र के निर्माण में जो बाधाएं सदियों से चली आ रही थी, एक परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो जकड़न थी, वह सब कुछ राजनीतिक समानता का विरोध करने के लिए स्थापित किया गया, रूपांकित किया गया। और हम देखते हैं कि उसमें जितने भी अवरोध थे, चाहे वे आर्थिक संदर्भ में हो, सांस्कृतिक संदर्भ में हो, विभाजन की कहानी के अध्यंश हो, तमाम अवरोधों को दूर किया गया। हालांकि अब लोकतंत्र को स्थापित करने के संदर्भ में उस समय अनेकों नेक चुनौतियां हमें दिखती है। हालांकि जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र कैसे यहाँ स्थापित हुआ और क्रमिक रूप से यह अस्थायित्व को प्रदान किया, एक अनूठे अस्थायित्व के रूप में कैसे हम इसकी व्याख्या करें, तो कई तरह की बातें हो सकती है। क्या अंग्रेज़ों के आने के बाद जिस तरह राष्ट्रीय
के संदर्भ में नेतृत्व प्रदान की गई। आप देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लोकतांत्रिक आधार पर संस्थाओं का निर्माण किया गया। संस्थागत राजनीति के सीमित प्रतिपादन किए गए। यह कारण जिम्मेवार है लोकतांत्रिक चेतना स्थापित करने के लिए। अथवा हम यह सोच सकते हैं, क्या हमारे जो पारंपरिक मूल्य है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो सामंजस्य की प्रथा है, जो सहिष्णुता की भावना है, जो सम्मान करने की प्रथा है, क्या यह आधुनिक राजनीतिक संस्कृति के रूपांतरण के कारण ऐसा हुआ है, या इस तरह की व्यवस्था स्वतंत्र भारत में शुरू से ही महसूस की गई? तो कई एक तरह की बातें इस संदर्भ में देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम अंग्रेजकालीन परिस्थिति को देखते हैं तो उपनिवेशवादी दौर में, तो वहाँ पर भी प्रतिनिधि व्यवस्था, विधायी व्यवस्था की शुरुआत में देखने को मिलती है। 1909 का अधिनियम हो, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, अथवा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था के संदर्भ में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को देखें, या भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखें, तो लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण कहीं न कहीं प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था के संदर्भ में शुरुआत तो कर दी गई थी। हालांकि यह अलग बात है कि उनकी शक्तियां कहीं न कहीं सीमित थी, विधायिका की शक्तियां, और मतदान का अधिकार भी सीमित दायरे में था। मतदाताओं की 4 करोड़ की संख्या, हालांकि उस समय किसी साम्यवादी प्रदेश को छोड़ दें तो दूसरे स्थान पर विशालतम के रूप में दिखती है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार या मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। एक समूह के रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व उन्हें दिया जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद हम यह भी देखते हैं कि कहीं न कहीं यह प्रतिनिधित्व की व्यवस्था धार्मिक समुदाय के रूप में दिखती है, और जिन्हें कई प्रकार के सामूहिक अधिकार भी मिले हुए थे। हालांकि हम एक कल्पना के रूप में यह भी देखते हैं कि उपनिवेश विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जो पहचान बनाने के प्रयास हुए, इन्होंने भी लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद किया, और संयुक्त भारतीय राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास किया गया कि हम ब्रिटिश के अधीन ही रहने वाले देश के नागरिक नहीं हैं, और विश्व में हमारा भी स्थान है। विश्व की विविध व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी व्यवस्था की गई। हम देखते हैं कि गांधी और नेहरू जैसे नेता के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तो नेतृत्व प्रदान कर ही रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक छवि थी, और इन भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ यहाँ पर भारत की विशाल विविधता की पहचान की भी बात थी, जो लोकतांत्रिक चेतना स्थापित करने के संदर्भ में, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के बाद ही हो सकती थी। समायोजन के लिए राष्ट्र राज्य उत्तरदायित्व पर जोर दिया कि विविधता की पहचान हो और सभी सामंजस्यपूर्ण रहे, और इसके लिए सारी की सारी जिम्मेवारी राष्ट्र पर सौंपी गई, इसकी राज्य पर सौंपी गई। हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए सबों का योगदान है, इस बात को माना गया। लोकतंत्र के विस्तार में राज्य की विविधता को सम्मान दिया गया, राज्य की विविधता को महत्व प्रदान किया गया, सहिष्णुता को अपनाया गया, बहुसंख्य लोगों की मूल मान्यताओं को स्वीकारा गया, अंतर्वेशन मूल्यों को सक्रियता से बढ़ावा दिया गया। सभी के कहने का मतलब है कि जो आदर्श स्थिति है, जो आदर्श मूल्य थे, उनको अंगीकार किया गया, तमाम मूल्यों का समावेश किया गया और उन्हें आदर्श रूप में स्वीकार किया गया, ताकि राष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ, और इन सबों को लोकतांत्रिक मत मान्यता से जोड़कर देखा गया। हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र अपने क्रियात्मक स्वरूप में बहुलवादी मान्यता को स्वीकार करता है। संघवाद, हम देखते हैं कि भारत में संघवाद की सिस्टम है, संघीय शासन प्रणाली है, लोक केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है, सबों की शक्ति को विभाजित किया गया है, सबों की शक्ति को वितरित किया गया है, और सबों की शक्ति को सम्मान भी प्रदान किया गया है। देखते हैं कि त्रिभाषा नीति अपनाई गई,
कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही भाषा पर जोर दिया गया, मातृभाषा को सम्मान दिया गया, राजकीय भाषा का सम्मान किया गया और हम देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके माध्यम से क्षेत्रीय अस्मिता का सम्मान किया गया, क्षेत्रीय भावना को सम्मान किया गया और सीमांतक समूह के पक्ष में स्वीकारात्मक कार्रवाई तथा एक समान नागरिक संहिता लागू करने से बचे रहने का निर्णय जैसी बात हुई। अर्थात हम यह देखते हैं कि सीमांतक समूह अर्थात क्षेत्रीय आंदोलन ने तो जोर पकड़ा, लेकिन उन तमाम क्षेत्रीय आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई सकारात्मक रूप में की गई, स्वीकारात्मक रूप में की गई, उसे विध्वंसात्मक तरीके से कुचलने का प्रयास नहीं किया गया। और समान नागरिक संहिता की बात की गई कि पूरे देशवासी के लिए एक जैसा नियम होगा, एक जैसी मत, एक जैसा मान्यता, एक जैसा राष्ट्र होगा, लेकिन इन सब के बावजूद लोकतांत्रिक भावना का सम्मान करते हुए, बहुलवादी मान्यताओं को सम्मान करते हुए, उसे स्वीकारते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने से बचा गया कि ताकि किसी को यह नहीं लगे कि मेरे साथ ज्यादती हो रहा है, मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मेरे ऊपर कोई नियम कानून थोपी जा रही है। और कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष नागरिकता के मूल्य को स्वीकारा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर देश का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति जिस भी धर्म को चाहे वह उसे माने। सभी मानदंड देखते हैं कि संवैधानिक उपायों के अंतर्गत स्वीकारा गया। इसे विधायी विनियमन के रूप में स्वीकारा गया, संवैधानिक मान्यताओं के रूप में उस मानक पर इसे खरा उतारा गया। और हम यह भी देखते हैं कि कुछ मान्यता विशिष्ट रूप में वे आज भी स्थापित से हो गए हैं, लेकिन यह भी संवैधानिक मान्यता के अंतर्गत, जैसे क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, तो यह सब कहीं न कहीं नहीं होते हुए भी, नहीं स्थापित होते हुए भी सबको स्वीकारा गया ताकि लोकतांत्रिक मत मान्यताओं को सम्मान दिया जा सके, बहुवाद का समर्थन किया जा सके, लोकतांत्रिक परिवेश फले फूले, इस बात के प्रयत्न किए गए। हालांकि हम क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति आदि की बात करें तो कहीं न कहीं इन सब के बावजूद इन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया है। और यह भी है कि अपने भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरे तक बैठ गई है और यह एक जीवन मूल्यों के रूप में लोकतंत्र को अपने देश में स्वीकारा जाता है। और इन सब को हम बावजूद हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक मत मान्यताओं का समर्थन संवैधानिक परिवेश में होता है। यहाँ कानून का निर्माण के लिए सांसद है, क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका है और हर अभिकरण, हर संस्था सही तरीके से काम करते रहे, इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय है, लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। और इन सब के साथ साथ आप देखते हैं कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में स्वतंत्र मीडिया का अस्तित्व अपने देश में बरकरार है। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को प्रगाढ़ करती है। और एक विद्वान जैसे यहाँ पर है सुनील खिलनानी, उनके शब्दों में अगर देखा जाए तो समान लोगों के समुदाय की इच्छा के अनुसार इतिहास रचने के विचार अथवा विमोहक और पहली मई वचनबद्धता के रूप में लोकतंत्र भारतीय राजनीतिक कल्पना में अनुकरणीय रूप से प्रवेश कर चुका है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं रही है, बल्कि लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक कल्पना में यह इस तरह स्थापित हो गई है कि इसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता, इसे सहर्ष लोग स्वीकारते हैं। यही कारण है कि यहाँ सत्ता हस्तांतरण की बात होती है तो सुलभता से हो जाती है, शांति प्रिय ढंग से कर दी जाती है। हालांकि यह भी हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के महानतम सूचक के रूप में कई बार कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते हैं और राजनीतिक चर्चा के लिए वातावरण जो बनता है, कभी कभी लगता है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक धरातल दोनों के लिए अलग अलग है। इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ अवसरों का सृजन है और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अधिकार है। हमारी जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था थी, इसका कहीं न कहीं संरक्षण किया जाता है, तो भी लोकतांत्रिक परिवेश में ही।